तो आप भी मतलब 80 टच कर सकते हैं। बहुत सिंपल पेपर आता है, मैं आपको बता रहा हूँ, तभी तो इतने बच्चे ला रहे हैं नंबर, तभी तो इतने कट ऑफ जा रही है, ठीक है। तो आप आराम से कर सकते हैं, किसी भी स्टेज पे अपने ऊपर भरोसा रखो और मेहनत जारी रखो, ठीक है। यानी कि आप 84% और 24 को ये भी बोल सकते हैं कि 24% ऑफ 84। तो अब 24% निकालने के लिए आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि भाई 20% प्लस 4% भी हम निकाल सकते हैं, या फिर 25% माइनस 1% भी निकाल सकते हैं। तो 25% कितना होता है 84 का, वो आपको पता होना चाहिए कितना होता है। बाय 4 ही तो करना है, तो 21 हो गया। उसके बाद आप 1% निकालेंगे 84 का, तो वो 0.84 हो गया। तो 21 में से 0.84 जब आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 24% ऑफ 84 कितना आएगा 20.16। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा। और यार आपको पता है कि आरआरबी पीओ क्लर्क की नोटिफिकेशन आ गई है। लगभग 8-8.5 हज़ार के आसपास वैकेंसीज़ हैं। तो अब आप इस एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करें नेक्स्ट 60 डेज़ में, ऑलमोस्ट 60-65 दिन ही है हमारे पास। तो वो 60 दिन का प्लान इस वीडियो में हम बात करेंगे। और मैं आपको बताऊं, ये एक ब्लेसिंग की तरह है ये एग्ज़ाम आपकी स्पीड बढ़ाने ही आता है। अगर आपका ये क्लियर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्लियर होगा, बहुत सारों का नहीं भी होगा, जिनका नहीं भी हुआ उनकी ये स्पीड इतनी बढ़ा देगा कि वो आगे कोई ना कोई अगले 2-4 महीनों में कोई पेपर क्लियर कर देंगे। तो आपको बहुत सीरियसली इस पेपर को अटैम्प्ट करना है। तो 60 दिनों का प्लान इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम ऑलमोस्ट 1-on-1 भी हम टॉक शोज़ भी करते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, चैंपियंस ऑफ रवि शर्मा, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले भाई मैंने तो इससे अच्छा ऑफर नहीं देखा। गाइडली आपके लिए लाया है फुल, आपको जितने भी बैंक एग्जाम्स, प्री मेंस, जितने भी ये बहुत सारे एग्जाम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे एग्जाम्स के सारे मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे सिर्फ 99 में, 9 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ। तो अगले नेक्स्ट 9 मंथ्स में ऑलमोस्ट सारे बैंक एग्जाम्स खत्म हो ही जाएंगे इस सीजन के। तो आपको क्या करना है, 99 में जाके जल्दी ग्रैब कर लो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत सारा आपको प्रैक्टिस मटीरियल इसके थ्रू ही मिल जाएगा। सो 99 कुछ भी नहीं है, गो एंड ग्रैब द ऑफर प्लीज़। तो भाई पहली चीज़ है सेल्फ बिलीफ। देखो सेल्फ बिलीफ क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कट ऑफ बताता हूँ आपको। कट ऑफ जो होती है प्री की, वो आरआरबी क्लर्क में तो लगभग 70 प्लस ही जाती है ऑलमोस्ट सब स्टेट्स की 80 में से, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मतलब 80-90-100% मार्क्स ही आपको चाहिए आरआरबी क्लर्क में। और जो आरआरबी पीओ होती है उसमें भी लगभग 55 के अराउंड कट ऑफ आपको जाएगी, 55-60 तक भी पहुंच सकती है, ठीक है। तो इतने ज़्यादा मार्क्स चाहिए आपको, तो बिना सेल्फ बिलीफ के तो भैया होगा नहीं। पहले आप सोचोगे कि हाँ यार पॉसिबल तो है, पॉसिबिलिटी अगर यहाँ पे है तभी बाहर पॉसिबल होगा। कोई भी बैटल आपको पहले यहाँ जीतनी होती है, फिर आप बाहर जाके जीतते हैं। तो सेल्फ बिलीफ लास्ट तक रखना है। आप किसी भी स्टेज पे, आप इवन बिगिनर भी हैं तो भी आप अपने आप को सरप्राइज कर सकते हैं। ये अपने आप से ऐसे बात करनी है पॉजिटिव इंटेंट के साथ, ठीक है। तो सेल्फ बिलीव पहला पॉइंट है। सेकंड चीज़, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करनी है पूरे दिन की, कि आप अपना 60% टाइम दें अपने बेसिक्स क्लियर करने को, और 40% में आप जो डेली प्रैक्टिस है और जो मॉक्स हैं बाकी चीज़ों को दें। बाकी अपने आप बेसिक्स पूरे करें 60% ऑफ द टाइम में, ठीक है। बाकी मुझे लगता है कि आप लोगों ने काफ़ी टाइम से स्टार्ट कर रखा है, 3-4 महीने तो सबको हो गए हैं, तो बेसिक्स तो क्लियर होंगे सबके। थर्ड चीज़ होती है मेंटल कैलकुलेशन और स्पीड मैथ्स। आपको पता है इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। तो स्पीड बढ़ाने के लिए आपको स्पीड के लिए अलग से डेली टाइम देना पड़ेगा। तो जब आप उठते हैं तो आधा घंटा आपको किसके लिए देना है, स्पीड मैथ्स और मेंटल कैलकुलेशन के लिए। मेंटल कैलकुलेशन और स्पीड के लिए मैंने एक पहले 2 साल पहले एक अच्छी सी बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी, उसको मैं आज भी गोल्ड वीडियो बोलूँगा। तो वो वीडियो में बताया था स्पीड कैसे बढ़ानी है, बट मैं आपको बता देता हूँ फिर से ब्रीफ में कि कुछ तरीके होते हैं। जैसे मान लो आपको मेंटल कैलकुलेशन के लिए आपको डेली लगभग 10-20 2/2 की मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस करनी है बिना पेन और पेपर के। मान लो कि मैं बोल रहा हूँ 84% ऑफ 24 निकाल दो आप, तो 84% ऑफ 24 निकालने के लिए क्या करोगे आप, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। यानी कि आप 84% ऑफ 24 को ये भी बोल सकते हैं कि 24% ऑफ 84। तो अब 24% निकालने के लिए आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि भाई 20% प्लस 4% भी हम निकाल सकते हैं, या फिर 25% माइनस 1% भी निकाल सकते हैं। तो 25% कितना होता है 84 का, वो आपको पता होना चाहिए कितना होता है। बाय 4 ही तो करना है, तो 21 हो गया। उसके बाद आप 1% निकालेंगे 84 का, तो वो 0.84 हो गया। तो 21 में से 0.84 जब आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 24% ऑफ 84 कितना आएगा 20.16, ठीक है। तो ये ऐसे ही रैंडमली आप कुछ भी नंबर लेके जब करेंगे तो ऐसे दिमाग में करना है। अभी देखो मैंने कोई पेन और पेपर तो उठाया नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको 2/2 की मल्टीप्लिकेशन करनी है, परसेंटेजेस टू फ्रैक्शन याद रखने हैं, मतलब आपको स्पीड के लिए टाइम देना है। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, तो आपकी स्पीड ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगी भैया जी।
उसके बाद अगर आपकी स्पीड बढ़ रही है तो उसके साथ एक और चीज़ चाहिए, वो है डेली प्रैक्टिस। किस चीज़ की? जो मैंने डेली टारगेट्स आपको दिए हुए हैं। डेली टारगेट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको बैंकिंग एग्जाम क्लियर करने हैं, आप 2-3 महीने डेली टारगेट्स करो, आपका अपने आप कुछ ना कुछ पेपर ज़रूर क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। लेकिन कंसिस्टेंटली, ऐसा नहीं कि आप 2 दिन कर रहे हैं फिर 3 दिन नहीं कर रहे, फिर 1-2 दिन कर लिया फिर नहीं किया, ऐसे नहीं। उसका नाम ही डेली टारगेट्स मैंने रखा है कि वो डेली ही होने चाहिए। तो वो क्या क्या टारगेट्स है वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं एक बार स्क्रीन पे फ्लैश कर देता हूँ कि क्या क्या वो टारगेट्स हैं। एक तो होता है कि जो हमें प्री रिक्विजिट्स हैं, ठीक है, उसके बाद क्वांट के अलग टारगेट्स हैं, उसके बाद रीजनिंग के अलग टारगेट्स हैं, उसके बाद इंग्लिश के भी अलग टारगेट्स हैं। लेकिन इस एग्ज़ाम में इंग्लिश नहीं है तो आप इंग्लिश के टारगेट्स को थोड़ा स्किप कर सकते हैं। लेकिन 4th पॉइंट मेरा इसी पे है कि आप इंग्लिश के टारगेट्स चाहे स्किप करें, लेकिन आपको डेली रीडिंग ज़रूर करनी है 30 मिनट इंग्लिश की। क्यों? क्योंकि आप इंग्लिश से इन टच रहें, आप बिल्कुल ही इसको भूल ना जाएं। और क्योंकि आगे वाले एग्ज़ाम्स में और इसके भी मेंस में इंग्लिश आएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको इंग्लिश की आधा घंटा रीडिंग ज़रूर करनी है। उसके बाद हम आते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ पे। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सी है 5th पॉइंट में? मॉक कितने दें, कैसे दें, उनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है और कैसे हो, ठीक है। तो अब आपको आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों देने हैं, ठीक है। तो लगभग अगले 60 दिनों में आप कम से कम 50 मॉक तो दें, ऑल्टरनेट दें। एक दिन दें आरआरबी पीओ का, नेक्स्ट डे आरआरबी क्लर्क का, फिर आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क, ऐसे आप 25-25 मॉक ऑलमोस्ट दे देंगे दोनों एग्ज़ाम्स के, तो आपको काफ़ी फेमिलियरिटी हो जाएगी। अब मॉक सिर्फ देने से कुछ नहीं होता है। मॉक की अगर एनालिसिस नहीं हुई तो वो मॉक वेस्टेड है। अ मॉक नॉट एनालाइज्ड इज़ अ वेस्टेड मॉक, ठीक है। तो एनालिसिस से यही मतलब है कि जो सवाल आए हैं, या तो अगर आपने ज़्यादा टाइम दे के उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो देखें कि उसका शॉर्ट वे क्या था, और अगर आपने नहीं सॉल्व किया तो फिर तो आप देखें, बिल्कुल देखें कि अगर ऐसा एग्ज़ाम में आ गया तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो एनालिसिस का यही मतलब होता है। अब पीओ में आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और जो अपना क्लर्क होता है उसमें आता है ऑफिस असिस्टेंट में न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको ये है कि आपको ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं दी जाएगी, नंबर्स से, छोटे मोटे नंबर्स के साथ आपको खेलना होगा। यही न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है। मतलब ज़्यादातर आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन जैसे क्वेश्चंस दिखेंगे जहाँ पे सिर्फ नंबर्स का यूज़ होता है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी वो होती है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या होता है? जिसमें थोड़ा सा आपको हायर लेवल दिखेगा, इसलिए उसकी कट ऑफ थोड़ी सी नीचे जाती है, ठीक है। तो मॉक का ये है। अब मॉक में एक और चीज़ है कि आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें क्या है कि बाकी पेपर्स में तो आपको सेक्शनल टाइम होता है, बट इसमें क्या सेक्शनल टाइम नहीं है। आपको क्यूमुलेटिव टाइम दे दिया जी, जाओ जी आप 45 मिनट्स में कर दो ये दोनों 40-40 सवाल क्वांट और रीजनिंग के सॉल्व कर दो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब थोड़े से मॉक दे दोगे ना, आपको ये पता चल जाएगा आपका स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट कौन सा है। स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट मान लो मेरे केस में रीजनिंग है, ठीक है। तो मैं क्या करता था, जो मेरा स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट है उसे 20 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करता था। अब आप बोलोगे 20 मिनट में 40 क्वेश्चन कैसे कर देते थे? तो वो आप जब डेली टारगेट्स बहुत टाइम तक करोगे तो आपके भी होने लग जाएंगे, ठीक है। तो अपने आपको वो डेलिब्रेट पुश देना है, एक मतलब रश नहीं करना, बट हाँ बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए कि यार मुझे पूरा 80 टच करना है ऑलमोस्ट हर मॉक में। होगा नहीं, लेकिन आपको वो जद्दोजहद जारी रखनी है, ठीक है। अब मान लो आपने 20 मिनट, अब मॉक सॉल्व कर रहे हो, आपने 20 मिनट में नहीं कर पाए, फिर 22, लेकिन 20 मिनट में नहीं कर पाए तो आपको 22-साढ़े 22 मिनट तक तो वो छोड़ ही देना है वो सेक्शन, जितने भी हुए ठीक है, अब मैं नेक्स्ट सेक्शन देखूंगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम लालच में होते हैं, हमने रीजनिंग को दे दिए जी 20-22 मिनट दे दिए, अभी भी हमें लग रहा हम तो और सॉल्व कर देंगे रीजनिंग के, तो फिर ऐसे करके हम 27-28-30 मिनट तक उसी में दे देते हैं, और फिर हमारे क्वांट में सिर्फ 10-12 सवाल ही सॉल्व होते हैं, और फिर हमें लगता है कि यार हम क्वांट में वीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप क्वांट में वीक नहीं है, आपकी टाइम मैनेजमेंट गलत है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप क्वांट के तो कभी क्वेश्चन ही नहीं देख पाएंगे पीछे वाले, अगर रीजनिंग के बिल्कुल ही हाथ धोगे पीछे पड़ जाएंगे। तो ट्राई टू फिनिश इट इन 20-22 मिनट्स, और इवन इफ यू कैन नॉट फिनिश इट इन 22 मिनट्स देन लीव इट बिफोर 23 मिनट्स, ठीक है। तो ताकि आप क्वांट को भी इक्वल टाइम दे पाए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट सही होनी चाहिए इस एग्ज़ाम में। एक ये चीज़ हो गई, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं मेंस की। प्री की तो बहुत बातें होगी, मेंस में देखो ये है कि जो आपका क्वांट और रीजनिंग है वो आपके जो मॉक्स है उससे सॉल्व हो जाएगा, उससे प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन
अब जो जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ठीक है, जनरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और हर एग्ज़ाम में आपका ऐसे मतलब गेम चेंजर की तरह काम करेगा। तो गेम चेंजर है तो इसको कम से कम आधा पौना घंटा डेली देना है। कैसे करना है जनरल अवेयरनेस, वो एक वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है कि सीक्रेट ऑफ जनरल अवेयरनेस टॉपिक से एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें बताया हुआ कैसे करना है, ठीक है। तो उसके बाद अभी बात करते हैं कि जब इसको जनरल अवेयरनेस को आप डेली करोगे, इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जनरल अवेयरनेस में है फ्रीक्वेंट रिविजन्स। आपको बार बार रिवाइज़ करना है भाई, जो आप पढ़ रहे हैं आपको रिवाइज़ करना है, क्विज़ेस के थ्रू करना है या फिर अपने नोट्स के थ्रू करना है, वीडियोस के थ्रू करना है। जैसे अगर ये वीकेंड आ गया तो इस हफ्ते का पूरा रिवाइज वापस करना है, 2 वीकेंड आ गए, दोनों वीक्स के रिवाइज करने, महीना हो गया महीने के रिवाइज करने, पीछे भी कोई महीना गया उसको भी रिवाइज करना है। तो बार बार जब रिवाइज करेंगे तब आपको वो चीज़ें रिटेन होंगी। ऐसे नहीं कि आपने रट लिया तो आपको हो गया, आप कोई महारथी नहीं है भैया बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर होते तो फिर आप ये पेपर क्यों दे रहे होते, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जनरल अवेयरनेस की रिवीजन करनी है फ्रीक्वेंटली। उसके बाद कंप्यूटर एप्टीट्यूड, कंप्यूटर एप्टीट्यूड का पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आता, ठीक है। 40 सवाल, 20 मार्क्स, हाफ मार्क फॉर एवरी क्वेश्चन। तो जिनको बेसिक थोड़े बहुत नॉलेज है वो 20-25 मार्क्स तो मतलब 20-25 नहीं, मतलब 20 से 25 सवाल तो ऐसे ही कर देंगे, उनको कोई टेंशन नहीं होगी। इसमें क्या क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं आते कि मान लो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसका कोई क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। मेल मर्जिंग क्या होता है ये पूछ लेंगे, या फिर पूछ लेंगे जो स्क्रीन पे घूमता है वो क्या होता है, कर्सर होता है, तो आपको आधा मार्क्स मिल गया। तो ऐसे करके कंप्यूटर एप्टीट्यूड की तैयारी कैसे करनी है, वो अगर आप बिल्कुल बेसिक आपके नहीं है तो वो गाइडली वगैरह की PDF आती है जिसमें 30-35 पेज की फ्री PDF होती है। पहले आप वो पढ़ें, फिर डायरेक्टली आप सवाल सॉल्व करेंगे। आप यूट्यूब पे, गूगल पे कहीं भी लिखेंगे कि टॉप 500 क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर एप्टीट्यूड फॉर बैंक एग्जाम्स, तो आपको सवाल वो दिख जाएंगे। बस आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस भी कैसे करनी है, कभी कभार सैटरडे संडे को 1-2 घंटे इस सब्जेक्ट पे लगा लोगे तो आपका ये सब्जेक्ट भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाली मैंने सब चीज़ें आपको बताई कि सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, बेसिक्स क्लियर करो अपने। उसके बाद आपको मैंने क्या बताया कि मेंटल कैलकुलेशन, कंसिस्टेंसी इन डेली प्रैक्टिस, मॉक्स कैसे देने हैं, कितने देने हैं, और अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पहचानना इम्पॉर्टेंट है। ये सब मैंने आपको बता दिया और यही है इस एग्ज़ाम का मतलब। और इस एग्ज़ाम को आप ब्लेसिंग की तरह लें, प्लीज़, बार बार बोल रहा हूँ, और अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि मेरे भी RRB PO क्लर्क तो नहीं क्लियर हुए थे, लेकिन उसके बाद 4-5 एग्ज़ाम लगातार क्लियर हो गए। इसमें भी मैं मतलब ऑलमोस्ट पॉइंटों से रहा था। मेरे घर वाले बोलते थे यार इतना कम पास आके तू रह गया, लेकिन इस एग्ज़ाम का नेचर ही यही है कि मैं 80 में से 76 भी ले आया तो भी 76.25 कट ऑफ थी। तो आप भी मतलब 80 टच कर सकते हैं। बहुत सिंपल पेपर आता है, मैं आपको बता रहा हूँ, तभी तो इतने बच्चे ला रहे हैं नंबर, तभी तो इतने कट ऑफ जा रही है, ठीक है। तो आप आराम से कर सकते हैं, किसी भी स्टेज पे अपने ऊपर भरोसा रखो और मेहनत जारी रखो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, वॉट एवर यू वांट। थैंक यू वेरी मच।